हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान असली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। देखिए, इस सीरीज़ में हम टारगेट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 को, जो अपकमिंग आपका दिसंबर एग्जामिनेशन आने वाला है, उसके लिए ये सेशंस बहुत हेल्पफुल हैं। और अगर आप बाद में भी इन सेशंस को देख रहे हो, यानी दिसंबर एग्जामिनेशन हो गया है और इसके बाद भी आप अगर इसको देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, ये आपको हेल्प भी करने वाले हैं। तो अभ्यास सीरीज़ में हमारा यही एम है कि हम एटलीस्ट 40+ क्वेश्चंस आपको सही आप एग्जामिनेशन में कर पाओ, इसके लिए एबल बना पाएँ, आपको जो है उस काबिल बना पाएँ। और इसके लिए आपको डेली इन सेशन से जुड़ना होगा, सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना होगा। जैसे हम कहते हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, तो आपको लिखना होगा, आप एक्टिव रहना होगा। हमारे डाउट ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर सीरियस लर्नर हैं तभी वहाँ पर जो है, क्योंकि वो इनवाइट ओनली डाउट ग्रुप है, तो वहाँ पर लिंक सबको नहीं मिलेगा। तो अगर आप सीरियस लर्नर हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज का 29 अक्टूबर का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही आशा करूंगा कि आपके घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य, इन तीनों का बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सबके साथ, सबका जो है बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो, सबका अच्छा जो है यहाँ पर सुख हो, सब में जो है प्रेम भाव बना रहे, यही मेरी कामना है। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और देखिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन भी मिले और साथ ही साथ यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचा दे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च संदर्भ संचार की विशेषता है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है एक्सप्लिसिट एंड क्लियर मैसेज, जो स्पष्ट संदेश होता है वो। दूसरा ऑप्शन है रिलायंस ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड नॉन वर्बल क्यूज, यानी संदर्भ और गैर शाब्दिक संकेतों पर निर्भरता। तीसरा ऑप्शन है फोकस ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट, यानी व्यक्तिगत उपलब्धि पर ध्यान। और चौथा ऑप्शन है मिनिमल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी संबंधों का न्यूनतम प्रभाव। बताइए इनमें से कौन सा एक विशेषता है हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन का, है ना, उच्च संदर्भ संचार का। होता क्या है ये हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन, समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, आपका जो भी यहाँ पर सही ऑप्शन आपको लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हम मेंशन कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के, और इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। तो देखिए, पहला ऑप्शन एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक्सप्लिसिट एंड क्लियर मैसेज, देखिए एक लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन का ये फीचर होता है, जिसमें कि आप एक्सप्लिसिटली कुछ भी कह देते हो, और जहाँ इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्ट होता है, क्लियरली उसको आर्टिकुलेट किया गया होता है। मतलब ये है कि लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन में हम ज़्यादा बोलकर चीज़ों को स्पष्ट रूप से बोल देते हैं। जैसे इसमें ज़्यादा नॉन वर्बल क्यूज़ नहीं आते हैं, याद रखिएगा। नॉन वर्बल क्यूज़ मतलब क्या हो गया, कोई इशारे, कोई जेस्चर्स, पोस्चर्स, इतना कोई जो है ना बहुत ड्रामेटिक जो है ना, यहाँ पर आपका लैंग्वेज के साथ आप बहुत ज़्यादा इशारे और ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, तो ये हम कहते हैं इसको लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन, जिसमें संदर्भ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जो बात बोल दिया गया बोल दिया गया। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी ठंडे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना, तो वहाँ पर ये लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर जो है ये देखने को मिलता है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वहाँ ठंडा है तो वैसे भी लोग वहाँ थोड़ा लेज़ी होते हैं, लेज़ी फील करते हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा वो बॉडी मूवमेंट वगैरह नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से कह देते हैं। तो जितने नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ में मतलब आपका हो गया स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, है ना, और इसके साथ साथ नॉर्वे हो गया, स्वीडन, तो ये सभी हैं। और इसके साथ साथ जो आपके यूरोप के कंट्रीज़ हैं, ये सभी इसमें आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल ही लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है। वही अगर हम बात करें हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन की, तो हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो कैसे आप नॉन वर्बल क्यूज़ को जो है यूज़ कर रहे हो, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, यानी चीज़ों को स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहे हो, बल्कि इशारों से बात कर रहे हो। तो जैसे आपने देखा होगा जापान, इंडिया, है ना, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इशारे, लोग इशारों में बात करते हैं। और चाइना के भी कुछ पार्ट्स में ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे यहाँ कैसे लोग बहुत ज़्यादा इशारों में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हुए हाथ हिलाएंगे, पाँव हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं ना। तो वो जो है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर कहते हैं, जहाँ पर नॉलेज जो है ना उसको हिंट दिया जाता है, और जो मैसेज कन्वे किया जाता है उसमें शब्दों के साथ साथ बहुत ज़्यादा इशारे भी शामिल होते हैं, जेस्चर्स शामिल होते हैं। तो इंटरपर्सनल अवेयरनेस जरूरी है। अगर आप उस कल्चर के बारे में, उस संस्कृति के बारे में जानेंगे, तभी जाके जो है आप उसको समझ पाएंगे। तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर उसको हम कहते हैं, है ना। तो इसमें बहुत ही डीप रूटेड कल्चरल नॉर्म्स को समझना होगा आपको। और देखिए, लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो क्लियर और वर्बल स्टेटमेंट पे, यानी कि शाब्दिक संचार के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई करता है। वही जो नॉन वर्बल क्यूज है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन की। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिलायंस ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड नॉन वर्बल क्यूज, यानी संदर्भ और गैर शाब्दिक संकेतों पर निर्भरता।
तीसरा ऑप्शन जो इंडिविजुअल अचीवमेंट के ऊपर फोकस करना, तो ये जो है ना इंडिविजुअलिस्टिक और लो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आता है, जहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन को हम वैल्यू करते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी कि आप हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन के सीधे उलट भी बात कर रहा है, जहाँ पर हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं, तो हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन में ये इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा होता है, तो संबंधों का प्रभाव होता है, और ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न अच्छा है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको। विच recent amendment to the UGC Act addresses accessibility for person with disabilities in higher education institutions? बताइए, हाल ही में यूजीसी अधिनियम में कौन सा संशोधन उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों के लिए पहुंच को संबोधित करता है? पहला है आपके पास यूजीसी अमेंडमेंट एक्ट 2022 यानी यूजीसी संशोधन अधिनियम 2022। दूसरा है यूजीसी एक्सेसिबिलिटी एक्ट 2023 यानी यूजीसी एक्सेसिबिलिटी अधिनियम 2023। तीसरा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंक्लूजन ऑफ पीडब्ल्यूडीज एक्ट 2024 यानी यूजीसी दिव्यांगों का समावेशन अधिनियम 2024। और चौथा ऑप्शन है यूजीसी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एक्ट 2021 यानी कि यूजीसी समान अवसर अधिनियम 2021। बताइए इनमें से कौन सा वो यूजीसी एक्ट जो है वो जो एड्रेस कर रहा है एक्सेसिबिलिटी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो दिव्यांगों के लिए पहुंच को संबोधित कर रहा है, जो उच्च शिक्षण संस्थान यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अमेंडमेंट जो हुआ है, ये हुआ है कौन सा, यूजीसी इंक्लूजन ऑफ पीडब्ल्यूडीज एक्ट 2024। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसके क्वेश्चन का आपको सही उत्तर मालूम था, है ना। तो देखिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इंक्लूजन ऑफ पीडब्ल्यूडीज यानी दिव्यांगों का समावेशन अधिनियम 2024 है, इसके तहत ये नया यहाँ पर एक रेगुलेशन लाया गया है, एक्सेसिबिलिटी के फीचर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एडजस्ट करना होगा, यानी अपने बिल्डिंग्स को आप, अगर आपका उच्च शिक्षण संस्थान है तो आप अपने बिल्डिंग्स को ऐसे बनाइए, वहाँ पर रैम्प्स अवेलेबल होने चाहिए, है ना, वहाँ पर संसाधन उपलब्ध होने चाहिए जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो वो जो है ना आराम से उसको एक्सेस कर सके, पूरे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए। तो ये एक्ट रिफ्लेक्ट करता है भारत के जो बहुत ही व्यापक लक्ष्य हैं इंक्लूसिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट के लिए, यानी समावेशन में जो पर्यावरण, जो अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो वहाँ पर भारत का क्या लक्ष्य है उसको ये संबोधित करता है। और जो RPWD एक्ट है इससे ये बिल्कुल जो है अलाइन होके बात करता है RPWD एक्ट से, तो यही इसका सही उत्तर होगा। और हम बात करें यूजीसी अमेंडमेंट एक्ट 2022 तो इसका एम जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर है, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर नहीं है। वही अगर हम बात करें यूजीसी एक्सेसिबिलिटी एक्ट 2023 तो ऐसा कोई एक्ट जो है अभी है नहीं, ये जो है ऐसे ही लिखा गया है। और यूजीसी समान अवसर अधिनियम 2021 जो है ना, ये एक ब्रॉडर एक्ट है इक्विटी प्रोवाइड करने के लिए, है ना, समान अवसर प्रदान करने के लिए। और पीडब्ल्यूडी स्पेसिफिक मेजर के ऊपर इसका फोकस नहीं होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना जो हमारा तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स वाज एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सीमा पार वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया है? जो भी इसका करेक्ट आंसर आपको लगे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल, तीसरा है पेरिस एग्रीमेंट और चौथा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। तो बात कर रहे हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सीमा पार वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया है। अब ये होता क्या है सीमा पार वायु प्रदूषण? तो देखिए जो एयर पॉल्यूशन है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये लिमिट आप इसको कैसे लगाओगे? आप अगर किसी देश में, मान लीजिए कि हमारा ये कंट्री है ना, और ये हमारा जो है कंट्री है इंडिया, और अब बताओ यहाँ पर जो है बांग्लादेश है, यहाँ पर इधर जो है ये इधर इस वाले क्षेत्र में पाकिस्तान हो गया, है ना, इधर से आपका जो है इधर चाइना आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, तो ये सब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर इनके यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है कुछ, तो आप हवा को रोक पाओगे क्या अपने आने से, है ना। तो ये जो है पॉल्यूशन तो आएगा ही, तो ये ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन हम इसको कहते हैं। तो अपने यहाँ एयर पॉल्यूशन पे आप कितना भी रोक लगा लो, दूसरे कंट्री का अगर एयर पॉल्यूशन भी आपको इफेक्ट करने लगे, क्योंकि हवा तो किसी के बस का है नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर कि कैसे जो है हम इसको एड्रेस करें ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन को, तो एक प्रोटोकॉल, कौन सा इनमें से वो प्रोटोकॉल है जिसमें बात किया गया था?
देखिए अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में हम बात करें तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इसका फोकस क्या है भाई, ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन को लिमिट करना और जो एमिशंस हो रहे हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, इनको लिमिट करना। और पोल्यूटेंट्स जो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, कई बार एयर पोल्यूशन होता है तो वो क्रॉस द बॉर्डर होगा, वो तो किसी के हाथ में है नहीं, तो ये प्रमोट करता है कि भाई हम कोऑपरेटिव रीजनल इन्वायरमेंटल हेल्थ एफर्ट डालें, दोनों कंट्रीज़ साथ में मिल के जो है इस चीज़ को सॉल्व करें और ग्लोबल एग्रीमेंट्स जो हम करें वो इस तरीके से करें कि हम ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन को जो है कम कर पाएँ। तो गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगर हो सके तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, है ना। पेरिस एग्रीमेंट ऑफ कोर्स ग्लोबल क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में है, क्रॉस बॉर्डर पॉल्यूटेंट्स के बारे में नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन को टारगेट करता है, कैसे हम ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पर फ्लोरोकार्बन है, इनको हम लिमिट करने के बारे में था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना गया था इसको, है ना। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न आ रहा है, इन लॉजिकल रीजनिंग which type of argument is based on drawing conclusions from specific observations to general conclusion। बताइए तार्किक तर्क में कौन सा तर्क विशिष्ट अवलोकनों के समान निष्कर्ष निकालने पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक तर्क, दूसरा ऑप्शन है एनालॉजिकल रीजनिंग यानी सादृश्य तर्क, तीसरा ऑप्शन है एबडक्टिव रीजनिंग यानी अपहरणात्मक तर्क और चौथा ऑप्शन है इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क। और मुझे ये लगता है ये यहाँ पर ट्रांसलेशन एरर होगा, अपहरणात्मक तर्क नहीं होगा। एबडक्टिव रीजनिंग जो है इसका क्या हिंदी होगा एक बार मैं आपको देख के और फिर बताऊंगा, आपके डाउट ग्रुप में बता दूंगा, है ना। तो बताइए इन लॉजिकल रीजनिंग विच टाइप ऑफ, कौन से टाइप का आर्गुमेंट जो है वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के बारे में है, हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो स्पेसिफिक टू जनरल के बारे में है, बहुत ईजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के और आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हम कौन से वाले आर्गूमेंट में हम विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो अगर आप विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाएंगे तो पहला डिडक्टिव रीजनिंग जो है ना ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है, यानी आपके पास जो है ना वो जनरल प्रीमाइस होता है और जनरल प्रीमाइस से आप ना कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, स्पेसिफिक कंक्लूजन, है ना, तो स्पेसिफिक तरफ जाते हो। वही अगर हम बात करें एनालॉजिकल रीजनिंग की तो ये कंपेयर करता है सिमिलैरिटी, इन्फ्रेंस अगर कोई है अनुमान लगाया जा रहा है तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इसके बारे में ये बात करता है, तो ये भी नहीं होगा। और एबडक्टिव रीजनिंग जो है ना ये फोकस करता है कि बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है ना, किसी भी घटना का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है इसके बारे में है। इंडक्टिव रीजनिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगमनात्मक तर्क सही होगा। देखिए इंड्यूस करना मतलब कुछ कुछ ऐड करते हो, आप इंड्यूस करते हो, एक जनरल कंक्लूजन बनाते हो स्पेसिफिक इंस्टेंस से। मान लीजिए कि कोई एक घटना हो रही है तो आपने देखा और ये देखा कि क्या ट्रेंड है, क्या वो घटना बार बार हो रही है उसी तरीके से, और उस ट्रेंड को देखते देखते आपने जो है एक एक घटने को जोड़ जोड़ के फिर इसको आप जनरलाइज कर दिया कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि जैसे विंटर आता है और जो हमारे एनसीआर एरिया है यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का जो एरिया है, इधर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और स्मॉग जो है वो होने लगता है, हवा इतनी प्रदूषित हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है? अब इसके बाद हमने हर साल ये देखना स्टार्ट किया तो बहुत लोगों ने कहा कि ये पटाखे जलाने से होता है, लेकिन पटाखे तो बहुत ही कम समय के लिए जलता है। तो फिर इसके ऊपर और देखा गया तो पता चला कि जो पराली होती है, यानी कि जो आपकी ये खेतों की पराली होती है, उसको लोग किसान जो होते हैं आसपास के, जो हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, वो पराली जला देते हैं खेतों में और इस पराली के धुआं जो है ये एनसीआर एरिया में पूरा आता है और इससे ये 2 महीने 3 महीने बहुत ज़्यादा ये पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फॉग होता है और फॉग और स्मोक मिलके स्मॉग बन जाता है। तो ये चीज़ें हमने हर साल नोटिस की कि हाँ पराली, और पराली के ऊपर हमने रोक लगाया तो देखा कि पोल्यूशन का लेवल जो है ये कम हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ये पोल्यूशन है ये पराली जलाने की वजह से हो रहा है। हाँ, पटाखे जलाने के वजह से होता है, लेकिन वो पीक करके वो गिर जाना चाहिए उसको। जैसे पटाखे जो है वो दिवाली के आसपास जलते हैं तो वो तो पीक होकर फिर वो गिरना चाहिए, लेकिन ये पीक जो है ये थोड़ा बढ़ जाता है पटाखों के समय पे, लेकिन फिर भी वो इतना गिरता नहीं है बाद में। तो ये चीज़ें देखी गई और हर साल हमने जो है स्पेसिफिक जो इंस्टेंस है उसको मिला के और जनरल कंक्लूजन निकाल दिया कि देखिए जब भी ठंडी का समय आएगा पराली जलेगी तो ये पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो ये सब हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, हमने इंड्यूस किया। तो इस फॉर्म, जो ये फॉर्म है ना रीजनिंग का, ये एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब अनुभव के आधार पे जो है आपने इस चीज़ को निकाला। और डिडक्टिव रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है।
आप वहाँ पर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हो, यहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हो। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ कि जो पौधे उग रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो पौधे हैं ना वो सूर्य की तरफ, मान लीजिए कि अंधेरे रूम में अगर एक पौधे को रखोगे तो उसका जो पौधे का जो रुख है वो सूर्य की तरफ जाएगा, जहाँ से रोशनी आ रही है उधर तरफ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पौधों को लाइट की आवश्यकता है। तो ये हमने जो है धीरे धीरे करते करते कई इंस्टेंस में देखा और जनरल कंक्लूजन निकाल दिया। तो यही होता है इंडक्टिव रीजनिंग, इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले देखिए, पेपर 2 का हमारा जो बैच है 1999 में आप ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको पेपर 1 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और बहुत ही अच्छे से क्लासेस जो हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की चल रही हैं, चलेंगी। और मैम का थोड़ा सा यहाँ पर तबीयत ख़राब था, इस वजह से अभी बीच में जो है डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन अब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सभी चीज़ होने वाला है। स्टूडियो भी सेटअप हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। इतने कम पैसे में इतना बेहतर कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। स्टार्ट करते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विच टीचिंग अप्रोच फोकसेस ऑन द यूज़ ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरेटिव लर्निंग? बताइए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण खुले प्रश्नों और अन्वेषणात्मक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है, एक्सप्लोरेटिव लर्निंग पर जो है अपना फोकस देता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है एक्सपोजिटरी अप्रोच यानी व्याख्यानात्मक दृष्टिकोण। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कोलैबोरेटिव अप्रोच यानी सहयोगात्मक दृष्टिकोण। तीसरा ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक अप्रोच यानी प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। और चौथा ऑप्शन है डाइडेक्टिक अप्रोच यानी शिक्षणात्मक दृष्टिकोण। बताइए इनमें से कौन सा टीचिंग अप्रोच है जो फोकस करता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस और एक्सप्लोरेटिव लर्निंग के ऊपर, है ना? एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे। देखिए एक्सपोजिटरी अप्रोच जो है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, क्या इसका सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, है ना? अभी जाके करिए। आई होप कि आपने क्या इसका सही उत्तर होगा लिख दिया होगा। एक्सपोजिटरी अप्रोच जो होता है ना, इसमें डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन आप देते हो कंटेंट का। टीचर स्टूडेंट को जो है डायरेक्टली कंटेंट का एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, यानी व्याख्यान, है ना? व्याख्यान जैसे लेक्चर मेथड होता है वो एक्सपोजिटरी अप्रोच है ना? तो ये डायरेक्टली उस चीज़ को बता देना। तो ये तो कह रहा है ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक्सप्लोरेटिव लर्निंग ये होगा नहीं, है ना? क्योंकि इसमें टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं, जो है वो बता देते हैं बस। कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या है? इसका टीम वर्क के ऊपर फोकस होता है, ग्रुप बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस होता है। तो ये एक ऑप्शन सही हो सकता है ना? फिर तीसरा ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या करता है? ये सेल्फ डिस्कवरी को एनकरेज करता है, जहाँ स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्टिवली अपने आंसर्स को खोजते हैं, सीख करते हैं आंसर को, और इसके साथ साथ अपने अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोरेशन के थ्रू और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। एग्जाम्पल के लिए जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक साइंटिफिक फिनोमेना जो है उसको प्रेजेंट करेंगे, और उनसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका क्या कारण है, और फिर स्टूडेंट्स उसके कारण खोजने के बारे में जो है एक्सप्लोर करने लगेंगे। तो इससे उनका आलोचनात्मक जो चिंतन है उसका भी विकास होगा, और स्वायत्ता आएगी उनका अधिगम में, ऑटोनॉमी आएगा उनके लर्निंग में। तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो है ये भी इसका सही उत्तर हो सकता है। डाइडेक्टिक अप्रोच जो है टीचर सेंटर्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है, वो इसका बहुत कम फोकस होता है एक्सप्लोरेशन पे, तो शिक्षणात्मक दृष्टिकोण तो नहीं होगा। तो यानी दो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर कन्फ्यूज़न आ रहा है। सबसे पहला कोलैबोरेटिव अप्रोच और दूसरा है ह्यूरिस्टिक अप्रोच। अगर कोई एक ऑप्शन आपको चुनना हुआ है इन दोनों में से, तो आप हमेशा ह्यूरिस्टिक अप्रोच चुनेंगे, है ना? और अगर मल्टीपल टाइप ऑफ यहाँ पर करेक्ट है, जहाँ पर आपका जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, तो वहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन को चुनेंगे, जहाँ पर कोलैबोरेटिव अप्रोच भी ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक्सप्लोरेटिव लर्निंग के बारे में होता है, और ह्यूरिस्टिक अप्रोच भी। तो हमारे लिए तो भाई दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बी और सी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना? तो आई होप कि आपको ये सही से समझ में आया हो क्वेश्चन, है ना? ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक्सप्लोरेटिव लर्निंग के बारे में है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, छठे प्रश्न पर। हमारा छठा प्रश्न जो है ये है, विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग द एक्सपीरियंसेज ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी विद इन देयर नेचुरल सेटिंग? बताइए किस प्रकार का शोध किसी विशेष समुदाय के प्राकृतिक परिवेश में उनके अनुभवों को समझने पर केंद्रित है? कई दिन से लगातार ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 लिख के, और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, है ना? मैं एक एक आंसर देखूंगा क्वेश्चन नंबर 6 में कि किसने किसने सही दिया, किसने किसने गलत दिया। ओके, बताइए कौन से प्रकार का शोध है जो किसी विशेष समुदाय के प्राकृतिक परिवेश में उनके अनुभवों को समझने पर केंद्रित है? जब भी किसी विशेष समुदाय के बारे में बात हो, कम्युनिटी के बारे में बात हो, और उनके नेचुरल सेटिंग के बारे में बात हो, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, है ना? जो चर हैं, चरों का हेर फेर करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, है ना?
चरों का हेरफेर आप यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर कारण प्रभाव जो संबंध है उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है इसको आप यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके नेचुरल सेटिंग में तो कर नहीं रहे हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नृवंश विज्ञान अनुसंधान, इसमें आप क्या करते हैं ना, इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करते हैं। कोई भी एक संस्कृति है, कोई भी एक समाज है, उसकी जो प्राकृतिक सेटिंग है, उसका प्राकृतिक परिवेश है, उसमें उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो है आप इतने गहन तरीके से इसका अध्ययन करते हैं, आप इसमें बिल्कुल ही जो है अंदर समाहित हो जाते हैं। आप जो है ना कोई भी इंडिजिनस ट्रेडिशन है उसको ऑथेंटिसिटी को जानना चाहते हैं। जैसे आप अमेजोन में चले गए, अमेजोन जो है एक रेन फॉरेस्ट है और वहाँ पर जो रहने वाले जो कम्युनिटीज़ है, समुदाय हैं, जो आदिवासी हैं, उनसे कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे वो शिकार करते हैं, इसको समझने के लिए आप वहाँ चले गए। तो ये एक क्या है, एक यहाँ पर गुणात्मक तरीका है, गुणात्मक मेथड है, शोध है। और ये हमें किसी भी कम्युनिटी के नेचुरल वे ऑफ लाइफ के बारे में हमें बताता है कि उनका जो प्राकृतिक जो संदर्भ है, जीवन कैसे जीते हैं, वो उसको अगर समझना चाहते हो उसके लिए एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं। यही इसका सही उत्तर होगा। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ऑफ कोर्स आप ना समय के साथ बदलाव क्या हो रहा है किसी में उसको देखना चाहते हैं, और ये कल्चरल स्टडी तक लिमिटेड नहीं होता है। वही एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है ना, ये किसी भी फेनोमेना को होने के बाद बिना किसी मैनिपुलेशन के उसको जो है उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, तो इसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। तो ये दोनों नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इन मॉडर्न एजुकेशन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, आधुनिक शिक्षा में एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास शोध लेख संग्रहित करना, टू स्टोर रिसर्च आर्टिकल्स। दूसरा ऑप्शन है छात्र उपस्थिति को स्वचालित करना, टू ऑटोमेट स्टूडेंट अटेंडेंस। तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन शिक्षण और अधिगम की सुविधा प्रदान करना, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। चौथा ऑप्शन है टू कंडक्ट एग्जामिनेशन एक्सक्लूसिवली, यानी केवल परीक्षाओं का संचालन करना। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे आपको क्या लग रहा है, कौन सा इनमें से एक मुख्य उद्देश्य है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्राइमरी पर्पज कौन सा है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको क्या लग रहा है कौन सा सही उत्तर होगा, बताइए। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप रिसर्च आर्टिकल को स्टोर करना चाहते हैं ना, तो LMS जो है वो रिसोर्सेज को होल्ड कर सकता है, लेकिन सिर्फ रिसर्च स्टोरेज को होल्ड करने के लिए नहीं है, है ना। इसके लिए शोध गंगा, ऐसे जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, है ना। सिंधु, शोध गंगोत्री, अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो ये चीज़ें जो है इसमें होंगी और ना कि LMS होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट के अटेंडेंस को जो है वो ऑटोमेट करना चाहते हो। देखिए, LMS का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन एक जो है ना प्राइमरी पर्पस नहीं है इसका, LMS का स्टूडेंट अटेंडेंस को स्टोर करना, है ना। तो ये भी नहीं होगा। टू फैसिलिटेट ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, देखिए LMS जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, याद रखिएगा, एक डिजिटल टूल होता है आप कह लीजिए, और ये हमें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सपोर्ट प्रदान करता है। जो ऑनलाइन शिक्षण है इसके लिए आपको जो है ये सुविधा प्रदान करता है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कोर्स को क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पर आप इंटरैक्टिव रिसोर्स है, जैसे कि आप क्वेश्चंस पूछेंगे और हो सकता है MCQ क्वेश्चंस आप पूछे, उसका आंसर बच्चे दे सकते हैं इसी के ऊपर। यहाँ पर असेसमेंट आप कर सकते हैं ऑनलाइन ही। यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स अवेलेबल होते हैं। और अगर LMS का कोई एग्जांपल मैं आपको दूं तो एक है मूडल। आप सर्च करिएगा गूगल पे जाके, मूडल क्या होता है। ये हमें, यानी कि जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनको कंटेंट को मैनेज करना और स्टूडेंट के इंगेजमेंट को मॉनिटर करना, स्टूडेंट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, ये सभी चीज़ों का सुविधा प्रदान करता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षण और अधिगम की सुविधा प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है एग्जामिनेशंस एक्सक्लूसिवली, तो केवल अगर आ जाए, एक्सक्लूसिवली आ जाए, ओनली आ जाए, सोलली आ जाए, तो तुरंत आपको जो है जान जाना है कि भाई वो ऑप्शन में कुछ ना कुछ झोल तो है। LMS जो है वो एग्ज़ाम्स ऑफर करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ऑफर करना ही इनका नहीं होता, बल्कि बहुत ही ब्रॉडर एजुकेशनल नीड्स को ये केटर करते हैं। बहुत ही व्यापक जो शिक्षण की ज़रूरतें हैं उसको ये यहाँ पर संबोधित करते हैं। तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एम्फेसाइजेस द सेंडर रिसीवर मॉडल फोकसिंग ऑन फीडबैक एज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट। बताइए कौन सी संचार सिद्धांत प्रेषक प्राप्तकर्ता मॉडल पर जोर देती है जिसमें फीडबैक को एक आवश्यक घटक माना गया है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आई होप कि इसका सही उत्तर आप देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके,
पहला ऑप्शन है आपके पास हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है एजेंडा सेटिंग थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है श्रैम का मॉडल और चौथा ऑप्शन है स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, है ना। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आपको क्या लग रहा है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, और फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस को। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, देखिए हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी जो है ना, ये एक वन वे थ्योरी है, नाम से ही समझ में आता है। अगर आप सुई देते हो, है ना, अगर आप नीडल किसी के अंदर डाल देते हो तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो है इन्फॉर्मेशन को बस वहाँ पर डाल दिया, लेकिन अब वो जो है क्या हो रहा है आप उसका फीडबैक नहीं लेते हो। जैसे पावरफुल मीडिया होती है ना, बहुत ज़्यादा मीडिया पावरफुल है आज के डेट में, तो मीडिया क्या करती है, जो ऑडियंस है इनको इन्फ्लुएंस करती है, और ये इन्फ्लुएंस कैसे करती है? यही हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी का यूज़ करके आपके दिमाग में बार बार एक ही चीज़ को दिखा के वो चीज़ें जो है आपके अंदर डाल देती है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी भी इसी प्रकार से, यहाँ पर मीडिया जो है वो पब्लिक की प्रायोरिटी को शेप करती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, एजेंडा सेट कर देती है ना, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है स्क्रैम्स मॉडल, और स्क्रैम्स मॉडल में क्या होता है, देखिए ये मॉडल जो है हाईलाइट करता है फीडबैक के लूप को कम्युनिकेशन में। तो फीडबैक का जो मैकेनिज्म है यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये जोर डालता है इफेक्टिव एक्सचेंज जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है, वो दोनों कॉमन एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और ये मॉडल जो है ना इसका फोकस फीडबैक पे ही होता है। इस फीडबैक को ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखते हैं, जहाँ पर ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के बारे में बात करते हैं, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्क्रैम्स मॉडल, है ना, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी ये स्टडी करता है कि कैसे जो है लोग जो भी ओपिनियंस है उसको सप्रेस करते हैं मेजॉरिटी बिलीफ के चक्कर में, यानी कि बहुत लोग अगर एक ही चीज़ को मानेंगे तो बहुत जो इसमें जिनकी जनसंख्या कम होगी उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। तो संक्षिप्त में मैंने सभी ऑप्शंस आपसे डिस्कस कर लिया, और स्क्रैम्स मॉडल्स का सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। शैनन वीवर मॉडल और स्क्रैम्स मॉडल हमने कई बार कर लिया है, और आई होप कि बिल्कुल ही आपको क्लियर हो गया हो। शैनन वीवर मॉडल में नॉइज का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन वो वन वे मेथड होता है, एक तरफा प्रक्रिया है। वही स्क्रैम्स मॉडल जो है फीडबैक लूप के बारे में बात करता है, यहाँ ये दो तरफा प्रक्रिया होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अंडर विच रीसेंट इनिशिएटिव इन इंडिया आर टीचर्स एनकरेज टू एनहेंस डिजिटल टीचिंग स्किल्स टू अडॉप्ट टू न्यू एज लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। बताइए भारत में किस हालिया पहल के तहत शिक्षकों को नई शिक्षा मंचों के अनुकूल डिजिटल शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है? पहला है आपके पास स्वयं, दूसरा है दीक्षा, तीसरा है ईपीजी पाठशाला, और चौथा है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 या प्रश्न नंबर 9 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अगर हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलें तो स्वयं होता क्या है? देखिए स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स का फुल फॉर्म है, और ये एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि डिज़ाइन किया गया फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग एजुकेशनल लेवल पे। इसका गोल क्या है? हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है, हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है इसको सभी तक पहुंचाना, इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अंडर सर्व्ड रीजन में रहते हैं, यानी कि बहुत ही दूर दराज इलाके में रहते हैं। तो स्वयं जो है ये बहुत सारे कोर्सेज होस्ट करता है स्कूल लेवल से लेके और पीजी लेवल तक, याद रखिएगा। और कोर्सेज कैसे डिलीवर किए जाते हैं? एनपीटेल के थ्रू, इग्नू और यूजीसी का इसमें भी रोल होता है, और हाई क्वालिटी कंटेंट को इसमें जो है इंश्योर किया जाता है कि पहुँचे और एकेडमिक स्टैंडर्ड से अलाइन रहे, जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उससे जो है बिल्कुल ही अलाइन होकर यहाँ पर कंटेंट दिया जाता है। स्वयं जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा। ये टीचर्स को एनकरेज करने के बारे में बात कर रहा है कि डिजिटल टीचिंग स्किल्स को कैसे वो अडाप्ट करें नए एज के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। दीक्षा, देखिए अगर हम बात करें दीक्षा की तो उसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल, याद रखिएगा इसका, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसको हम कहते हैं दीक्षा। और ये एक इंडियन इनिशिएटिव है, इसको डिज़ाइन किया गया है टीचर्स को डिजिटली ट्रेन करने के लिए, है ना, कि जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है टीचर्स उनको जो है यूज़ करना सीख जाएं, इंटरेक्टिव रिसोर्सेज और ई कंटेंट को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में कि टीचर अपने आप को अपडेटेड करे। ये प्लेटफॉर्म जो है सपोर्ट करता है शिक्षकों को कि वो कैसे प्रौद्योगिकी का या तकनीक का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, अपने कक्षा में, इसके बारे में, जिससे कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके, और ख़ास तौर से ऐसे रीजन्स में जहाँ पर अभी तक वो टेक्नोलॉजी इतने अच्छे तरीके से पहुँची नहीं है। तो दीक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही है
इनिशिएटिव जो कि टीचर को एंकरेज करता है कि वो डिजिटल टीचिंग स्किल्स को अडॉप्ट करें, है ना। फिर पीजी पाठशाला का फोकस क्या है, तो हायर एजुकेशन के कंटेंट प्रोवाइड करने के बारे में है ना, पीजी के बारे में। और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है ना, एक ब्रॉड इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ एजुकेशनल और टीचर एजुकेशन है या टीचर को ही डिजिटल टीचिंग स्किल अडॉप्ट करने के बारे में ये नहीं होता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीक्षा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। एक छोटा सा यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आप पेपर 1 मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो मात्र 899 पे करके आप पेपर 1 में एडमिशन ले सकते हैं। बेहतरीन तरीके से जो है आप अपने जो है तैयारी यहाँ पर हमारे साथ सुनिश्चित कर सकते हैं, और इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि आप ये जो 40+ क्वेश्चन है इसको आप और पुश कर सकते हैं अगर हमारे सिस्टमेटिक बैच, जो बाउंस बैक बैच है हमारा, इसमें आप एनरोल करते हैं तो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1-to-1 गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है। मैं हमेशा जो है आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। आप जो है हमसे मैसेज करके, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है इसके ऊपर हमारा फोकस है, कि ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 9015958713 इज़ द नंबर, और आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हमारा आज का आखिरी प्रश्न, और देखिए यहाँ तक अगर आपने इस सेशन को देख लिया है तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर डिसिप्लिन चाहिए, और बहुत ज़्यादा आप जो है डेडिकेटेड होने चाहिए इन सेशंस को देखने के लिए। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे आएंगे, देखेंगे। आप देखिएगा एग्ज़ाम के टाइम पे जब हमारा ये सेशन चलेगा तो देखिएगा व्यूज़ कितने जाएंगे, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन डेली जो हमारे लर्नर्स जुड़े रहे ना, वही एक्सेल कर पाएंगे, वही JRF और नेट ला पाएंगे। इस बार देखिएगा कितना सारा डिफरेंस आपको दिखेगा आपके पेपर 1 में, और आप खुद आके बताएंगे कि सर हमने जो ये डेली प्रैक्टिस किया उसका बहुत सारा हमें जो है बेनिफिट दिख रहा है। तो सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ जो भी आपकी प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर आपसे ये रिक्वेस्ट है, ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारा ये एफर्ट। और हमने लगभग 52-53 सेशंस जो है अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको PDF अगर चाहिए तो हमारे डाउट ग्रुप में सारे PDF मैंने अपलोड कर रखा है, वहाँ पर जाके आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है, विच रिसर्च डिजाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू करिकुलम ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस मल्टीपल स्कूल्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शोध डिजाइन का उपयोग कई स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन पर नए पाठ्यक्रम के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। सबसे पहला है केस स्टडी, दूसरा है मेटा विश्लेषण या मेटा एनालिसिस, तीसरा है सर्वेक्षण अनुसंधान या सर्वे रिसर्च, और चौथा है अर्ध प्रायोगिक या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बताइए इनमें से कौन सा रिसर्च डिजाइन जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगर हम बात करें यहाँ पर छात्रों के प्रदर्शन जो है, नए पाठ्यक्रम के प्रभाव देखें अगर उनके ऊपर, उसका विश्लेषण करें कई स्कूलों के छात्रों में, तो एक एक करके यहाँ पर ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन करेंगे, और वहाँ पर अपना जो भी सही ऑप्शन लग रहा है मेंशन कर देंगे। एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? अगर आप किसी भी एक सिंगल केस के ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, सिंगल केस को बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं, ये केस जो है ऑलरेडी हो चुका है, और इन डेप्थ एनालिसिस करके कि इससे आपको सीख लेना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं केस स्टडी, है ना। इसमें आप कंपैरिजन नहीं करते हो, बल्कि एक ही केस को जो है ना लगातार पढ़ के और उससे कुछ ना कुछ नॉलेज निकालने की कोशिश करते हो। मेटा एनालिसिस क्या होता है? तो देखिए, अगर आप फाइंडिंग्स को एग्रीगेट करोगे मल्टीपल स्टडीज़ के थ्रू, है ना, और आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो इसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस। यानी कि आप जो है ना खुद से ही एनालाइज कर रहे हो, अपने स्वयं से ही और स्वयं के ऊपर ही, तो मेटा एनालिसिस को हम कहते हैं। वही सर्वे रिसर्च जो है ये डेटा कलेक्ट करने के बारे में है, कि आप जो है ना पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर जो ट्रेंड्स हैं इनके ऊपर फोकस करते हैं। आप इंटरवेंशन इम्पैक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड चल रहा है इसके ऊपर फोकस करते हैं सर्वे रिसर्च में हमारा। वही अगर हम बात करें क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है ना, ये बहुत ही आइडियल है। अगर हम बात करें कि हम एजुकेशनल इंटरवेंशंस के बारे में बात करें, अगर हम किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जो है बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए नेचुरल सेटिंग्स में जो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल का यूज़ हो सकता है। जहाँ पर हम रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर जो है ये हो सकता है। ये अप्रोच हमें अलाउ करता है एज ए रिसर्चर कि हम अलग अलग ग्रुप्स को कंपेयर कर पाएँ, है ना। तो कंपेयरिंग डिफरेंट ग्रुप्स और उनके आउटकम को भी हम यहाँ पर कंपेयर कर पाएँ। जैसे कि अगर एक नया टीचिंग मेथड हम लागू कर रहे हैं, एक नई जो है शिक्षण की पद्धति हम लागू कर रहे हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, अलग अलग स्कूल्स में जो है लागू करें, और फिर हम जो है उसके इफ़ेक्ट को वहाँ पर जांचेंगे, और इसके बाद हमें जो है वो इंसाइट मिलेगा कि एथिकल फिजिबिलिटी है भी कि नहीं, है ना।
और जो भी कोर्स हमने किया है वो फिजिबल है भी कि नहीं। तो इसके लिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम चुनेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा उपयुक्त यही है। अगर आप इम्पैक्ट कोई भी नया करिकुलम का स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे देखना चाहते हैं अलग अलग स्कूल में, तो कंपैरिजन के लिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज परफेक्ट। ओके, तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। डी ऑप्शन अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान इसका सही उत्तर होगा। और इसी के साथ जो है हमारे ये प्रश्नों की श्रृंखला आज की ख़त्म होती है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके लाइफ में आज कुछ पॉजिटिव ऐड कर पाया होऊंगा। और कैसा लगा आज का ये सेशन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइएगा। और अगर आप जो है ना हमारे डाउट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप सीरियस हैं तभी, है ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप इन्जॉय कुछ करेंगे, वहाँ पर बस सीरियस लर्नर्स जुड़े हुए हैं जिनको कोई डाउट होता है तुरंत उसको सॉल्व किया जाता है, और बहुत ही फोकस्ड ग्रुप है। ऐसे ग्रुप्स के लिए लोग पे करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे इस बहुत ही फोकस्ड ग्रुप से जुड़ना, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और फिर आपको जोड़ दिया जाएगा इस ग्रुप में। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले संस्करण के साथ। इस हमारे जो डिस्कशन सेशन है इसकी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।